अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम बात करेंगे ड्राई आइज़ के बारे में। ड्राई आइज़ को जिसको खुश्क आँखें उर्दू में कह सकते हैं आप या आम ज़ुबान में। और खुश्क आँखें होती क्या हैं? एक्चुअली होता ये है कि हमारा जो ये आईलिड्स हैं, जो आँख के पर्दे हैं, ये जब आँख के ऊपर ग्लाइड करते हैं तो इनको एक लुब्रिकेशन चाहिए। और अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है कि हमारे जो आँसू हैं, वो आँसू खुदी तौर पे आँख के तर रखते हैं और वो लुब्रिकेशन होती रहती है और ये लिड्स जो हैं वो ईज़िली मूव करते हैं। और वो जो हमारे आंसू हैं वो यहाँ एक ग्लैंड होता है जिसको लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं, वहाँ से इसका पानी सेक्रीट होता है। और इसके अलावा पूरी आँख की सरफेस के ऊपर जो लेयर होती है वहाँ से भी इसके कंपोनेंट्स जो हैं सेक्रीट होते हैं। और इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो कंपोनेंट ये होता है कि वो जो पानी है उसको आँख की सरफेस के ऊपर ठहराना कैसे है, उसको म्यूसिन लेयर कहते हैं। फिर उसके बाद 90 टू 95% लेयर जो थिकनेस होती है उसकी, वो टीयर्स की, वो वाटर पे मुश्तमिल होती है। और उसके बाद एक ऑयली लेयर होती है ताकि वो जो पानी है उसको वर्टिकल सरफेस के ऊपर कैसे ठहराना है। तो ये 3 लेयर्स होती हैं। ये 3 लेयर्स मिलके एक टीयर्स का कंपोनेंट बनाती हैं जो हमारी आँख को जो है गीला रखती हैं। ये आँख को गीला रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये हमारे जो देखने का सिस्टम है, जिसमें कॉर्निया है जो कि एक लेंस की तरह की शक्ल है, उसको ये ट्रांसपेरेंट रखता है। अगर ये टीयर्स ना हो तो ये हमारा जो कॉर्निया है, जो काले हिस्से का नज़र आता है, एक्चुअली काला नहीं होता, ये ट्रांसपेरेंट होता है। तो इसके अंदर पीछे आयरस होता है, वो आयरस का जो भी कलर होगा वो उसकी आँखों का कलर होगा। तो उसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए टीयर्स की जो अमाउंट है वो सफिशिएंट होनी ज़रूरी है। इसके अलावा ये इसमें आंसुओं की कमी जब हो जाती है तो फिर उसको हम ड्राई आई कह सकते हैं। अब इसकी जो है वजूहात क्या होती है? अब इसकी वजूहात ये हैं कि उम्र के हिसाब से हमारे टीयर्स की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। इसके अलावा जो जेंडर बेस्ड है उसमें जो फीमेल्स हैं पर्टिकुलरली मीनोपॉज़ के बाद या एक अरसे के बाद ज़्यादा उनको ड्राइनेस के एलिमेंट्स होते हैं। इसके अलावा जो आजकल बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव सर्जरी चल रही है, ऐनक उतारने का ऑपरेशन, उसमें भी चांसेस हैं कि ड्राई आइज़ बाद में थोड़ी बहुत डेवलप हो जाएँ। इसके अलावा हमारी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो हम देते हैं, डॉक्टर हज़रात देते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा सल्फ़र ड्रग्स का नाम सुना होगा। वो सल्फ़र ड्रग से एक बीमारी हो जाती है, किसी-किसी को होती है, हर एक को नहीं होती है। उसको स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम कहते हैं। स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में ये है कि हमारी बॉडी में पर्टिकुलरली सांस की नाली, नाक के अंदर के जो सरफेस है, आँख के ऊपर जो सरफेस है, जो ज़्यादातर गीली रहती हैं, गला है हमारा और हमारे मुंह का जो हिस्सा है और इसके जो ग्लैंड्स हैं, उसके ग्लैंड्स को एकदम ख़त्म कर देती है। एकदम ख़त्म करने से और हमारी स्किन को भी वो डिस्टर्ब करती है, उसकी वजह से ड्राइनेस हो जाती है। वो ड्राइनेस होने के वजह से हमारी आँख का जो ऊपर की सरफेस है, वो ज़ाहिरी सरफेस वो मुतासर होती है और उसमें टीयर प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब ये तो वजूहात हैं। अब ये है कि मरीज़ को क्या महसूस होता है कि उसकी ड्राइनेस है। अब हर बंदे को तो ड्राइनेस नहीं हो सकती, लेकिन उसमें ये होता है कि एक इसको कहते हैं कि आँख में पर्टिकुलरली सुबह जब उठता है तो उसको आँख सही तरह से उसकी खुलती नहीं है, इसी तरह से बंद नहीं होती, यूँ लगता है जिस तरह आँख चिपक सी गई है। और ये तो बड़े एक्सट्रीम केसेस में होता है। माइल्ड केसेस में ये होता है कि यूँ लगता है जिस तरह आँख के अंदर कोई रेत सी पड़ गई है। ग्रिटी सेंसेशंस उसको कहते हैं। फिर उसके बाद बर्निंग सेंसेशंस होती हैं, यूँ लगता है जैसे आँख जो है गर्म हो रही हैं और ये बर्निंग सेंसेशन होती हैं। इसके अलावा जो है इसमें आँख का रेडनेस होना, आँख का लाल होना, ये भी ड्राइनेस की अलामत है। और ये सारे काम करने की और इसके बहुत ही माइल्ड में ये भी हो सकता है कि आप अगर कंप्यूटर देख रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते-पढ़ते अचानक ही जो है वो आपकी आँखों के आगे धुंधलापन सा आ जाता है और फिर एक्सेसिव ब्लिंकिंग से वो क्लियर हो जाता है। अगर एक्सेसिव ब्लिंकिंग से क्लियर हो जाता है इसका मतलब ये है कि वो ड्राइनेस है। इसके अलावा हमारा जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में पर्टिकुलरली खुश्क मौसम। अब खुश्क मौसम तो साल में एक दफ़ा रहता है, लेकिन पर्टिकुलरली गर्मियों में जब हम एसी चलाते हैं तो एसी के अंदर आपने देखा होगा कि एसी जब चल रहा होता है तो वो एक पानी जो है वो फेंकता है बाहर कंडेंस करके। वो पानी कहाँ से लेता है? वो आपके ही कमरे में से नमी को चूसता है और पूरे कमरे में खुश्की पैदा कर देता है। अब खुश्की पैदा कर ले तो उसकी वजह से भी आंखें जो हैं ड्राई हो सकती हैं। ऑलरेडी अगर किसी को मिनिमल बॉर्डर लाइन ड्राइनेस चल रही है तो उसमें वो एग्रावेट हो सकता है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है। तो खुश्क मौसम जो है वो भी जो है ड्राइनेस की वजह बन सकती है। तो ये सारी अलामात हैं। इसमें पेशेंट्स को इस तरह ग्रिटीनेस सेंसेशंस होती हैं। तो इससे जो है वो आपने अपने डॉक्टर को रब्ता करना है, डॉक्टर से पूछना है कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, आपको ड्राइनेस किस वजह से हो रही है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि बाज़ औक़ात लोगों को
घुटनों में दर्द होती है, आर्थराइटिस होती है। आर्थराइटिस के अंदर भी जो है वो ड्राई आइज़ बहुत कॉमन है, उसमें भी टीयर प्रोडक्शन जो है वो आपकी बहुत कम हो सकती है। अब इसका नाज़रीन हम अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। अब इलाज में हमने क्या करना है? इलाज में ऑब्वियसली हमें जो कुछ भी करना है उसमें आंसुओं की जो प्रोडक्शन है उसको किसी तरीके से इंक्रीज़ करना है, तो उसको आर्टिफिशियल जो है आई ड्रॉप्स जो है टीएस ड्रॉप्स वो देने हैं, या हम ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे सेल्स हैं जो जिन्होंने टीएस को प्रोड्यूस करना है उसको किसी तरीके से एनहांस किया जाए, उनको उनकी पोटेंशियल जो है वो उनको रिवाइव किया जाए। तो सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा अमूमन कि डॉक्टर हज़रात क्या करते हैं, डॉक्टर साहब ये लुब्रिकेंट ड्रॉप दे देते हैं। लुब्रिकेंट ड्रॉप जो हैं वो जो है दो तरह के होते हैं, एक लुब्रिकेंट ड्रॉप्स होते हैं और एक टीयर सप्लीमेंट्स होते हैं। अब इन दोनों में बड़ा वाज़ेह फ़र्क है। टीयर सप्लीमेंट ये होते हैं कि उनके अंदर ऐसी दवाई होती है जो हमारे टीयर्स के किसी ना किसी एक कंपोनेंट को रिप्लेस करती है, इनको कहते हैं टीयर्स सप्लीमेंट। और जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, लुब्रिकेंट्स जनरली थिक जेल की शक्ल में या ऑइंटमेंट की शक्ल में होते हैं। वो जेल सच जेल जो है वो हमारी आंख के आगे बैठ जाती है, वो हमारे टीयर्स के किसी कंपोनेंट को सप्लीमेंट नहीं करती, लेकिन वो एक हमारी जो लुब्रिकेशन है वो एक सरफेस प्रोवाइड करती है और कुछ देर वो वहाँ स्टे करती है और हमारी लिड की मूवमेंट जो है वो कंफर्टेबल उससे हो जाती है। तो ये सबसे पहले तो लुब्रिकेंट्स आती हैं, फिर उसके बाद जो है कुछ ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, स्टीरॉयड भी दिए जा सकते हैं। स्टीरॉयड से मिलती जुलती जो है मेटाबॉलिक एंटी मेटाबोलाइट्स भी दिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद एक थेरेपी आती है आईपीएल। आईपीएल से पहले एक रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी आती है। आईपीएल और रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी में होता क्या है कि हमारा जो 80 to 90% जो ऊपर से जो फैट की लेयर है वो हमारे इस लिड्स के अंदर यहाँ पर ग्लैंड्स होते हैं। 40 ग्लैंड्स ऊपर होते हैं और 25 ग्लैंड्स नीचे होते हैं, और ये हमारी आई लैशेस की रूट्स जहाँ होती हैं उसके करीब जाके वहाँ पर खुलते हैं और वो एक फैट लेयर प्रोवाइड। अब हमारे वक्त के साथ साथ या इन्फ्लेमेशन अगर हो जाए कोई, उसकी वजह से हमारे ये जो ग्लैंड्स हैं ये ग्लैंड्स की प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब इसकी प्रोडक्शन की मेन वजह जो है इसके अंदर ये फैटी चूँकि इन्होंने सेक्रेशंस देनी होती हैं, तो हमारे अगर कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा है या बैड कोलेस्ट्रॉल है या जो लाइपोप्रोटीन्स हैं ऐसी जो थिक हैं वो हमारे उन ग्लैंड्स में आके फंस जाती हैं। वो फंसने से क्या होता है कि वो जो ऑलरेडी आपके ग्लैंड्स जो उसको गुड फैट या हेल्दी फैट की लेयर बनाने के लिए जो फैट सिक्रीट करते हैं वो वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही होती। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि अगर वो वहीं पर ही स्टे करते रहे तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन वगैरह होती रहती है, तो ऐसा ऐसा वो ग्लैंड जो है वो पीछे से ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं तो वो रिवाइव भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हम इनके अंदर यहाँ पर हम जो है वो पेशेंट को या तो हॉट फर्मेंटेशन करते हैं या फिर हम उसमें ये है कि उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी कहते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी में ये होता है कि इतने एरिया को, और आईपीएल थेरेपी में इतने एरिया को हम 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं। 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक हम गर्म करके, क्योंकि यहाँ पर 42 डिग्री सेंटीग्रेड पे बड़ी फैट है अंदर फंसी हुई है, वो पिघल जाती है और उसके बाद फिर उसको प्रेस करके निकालने से क्या होता है कि वो जो ग्लैंड्स हैं वो खुल जाती हैं और खुलने के बाद जो है वो हमारा वो जो ड्राइनेस का एलिमेंट है वो कवर हो जाता है। तो ये एक मैंने आपको बताया था कि एक लुब्रिकेंट्स दे सकते हैं, फिर उसके बाद स्टीरॉयड दे सकते हैं, फिर उसके बाद जो है आईपीएल थेरेपी है या रेडियो फ्रीक्वेंसी थेरेपी है। और ये जो स्टीरॉयड्स होते हैं, स्टीरॉयड्स बिल्कुल नहीं लेने चाहिए। अब इसमें हम बड़ी लो पोटेंसी के एंटी मेटाबोलाइट्स भी देते हैं। अब स्टीरॉयड्स के अपने नुकसान हैं, वो सफ़ेद मोतिया भी कर सकता है, काला मोतिया दोनों कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म हम नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए एक नई थेरेपी अभी है, इसके ऊपर 2007 के अंदर सबसे पहले स्पेन के अंदर इसके ऊपर रिसर्च हुई थी और उसमें ये हुआ था कि हमारे जो स्टेम सेल से रिलेटेड जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है जिसको पीआरपी कहते हैं, और पीआरपी आजकल तो हर बंदे को पता है कि पीआरपी क्या चीज़ है। ख़ासतौर पे ख़वातीन को वो जब भी ब्यूटी पार्लर्स वगैरह में, सैलून्स वगैरह में जाती हैं, उनका ट्रीटमेंट जो है वो स्किन के लिए जो कुछ भी है वो पीआरपी इंजेक्ट करके, तो उसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, बैगी आइज़ के लिए और ये डार्क सर्कल वगैरह के लिए ये करते हैं। तो पीआरपी आजकल मेरे ख्याल से कोई एक नया लफ्ज़ नहीं है। अब पीआरपी में होता क्या है कि हम पेशेंट का अपना ब्लड लेते हैं, उस ब्लड के अंदर आरबीसीज़ को लैदा कर देते हैं, डब्ल्यूबीसीज़ को लैदा करते हैं और उसको जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स को के अंदर 3 कंपोनेंट्स उसके होते हैं और उसमें एक कंपोनेंट जिसमें प्लेटलेट्स ज़्यादा होते हैं प्लाज्मा के अंदर, और एक प्लाज्मा वो है जिसमें कुछ भी नहीं होता, वो हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन प्लेटलेट्स एग्रीगेट करके
इकट्ठे करके फिर हम उसको, ये हमारा जो आँख का हिस्सा है सफ़ेद वाला, इस सफ़ेद के अंदर कई झिल्लियाँ होती हैं। अब वो झिल्ली जो है वो ट्रांसपेरेंट होती है, वो हमें पता नहीं लगता ये सफ़ेद तो बहुत नीचे होती है। इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, वो झिल्ली के अंदर नीचे जो है उसको हम इंजेक्ट कर देते हैं। उसको इंजेक्ट करने से इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं है प्रोसीजर। टॉपिकल ड्रॉप में ड्रॉप डाल के सुन कर लेते हैं, उसके बाद इंजेक्शन लगा देते हैं। इंजेक्शन लगाने से क्या होता है कि यहाँ से वो पीआरपी जो है, इसके हमारे जो सेल्स हैं जो डेड हैं या जो अभी पूरा काम नहीं कर रहे और डेथ की तरफ जा रहे हैं, उनको वो रिवाइव करता है, उनको दोबारा से ज़िंदा कर लेता है। ज़िंदा करने से ये होगा कि हमारी जो टीयर प्रोडक्शन है वो परमानेंटली ठीक हो जाती है, बजाय इसके कि हम उनको ड्रॉप डालें लुब्रिकेंट। और लुब्रिकेंट ये है कि जब तक वो लुब्रिकेंट ड्रॉप्स ऊपर स्टे करते रहेंगे उस वक्त तक आपको जो है वो सुकून मिलता रहेगा। जब भी लुब्रिकेंट जो है वो वॉश आउट हो जाएंगे तो फिर वही मसला। अब वो जो आपके नेचुरल अपने जो सेल्स हैं उनको रिप्रोड्यूस करने के लिए, जो है उनको रिपेयर करने के लिए, रीजेनरेट करने के लिए जो पीआरपी थेरेपी है, और पीआरपी थेरेपी ड्राइनेस में बहुत अच्छे रिजल्ट्स देती है। और इसको एक दफ़ा हम इंजेक्शन लगा देते हैं दाईं आँख में भी, अगर बाईं आँख में भी, दोनों में लगा सकते हैं, इकट्ठे लगा सकते हैं। वो तकरीबन 6-8 घंटे तक वो पेशेंट को यूँ लगता है कि जैसे पेशेंट रो रहा है, आँखों में पानी है और आँखों में आंसू हैं। उसके बाद वो वही वो सारी जज़ब हो जाती है। जज़ब होने के बाद ये तकरीबन को 10 से 15 दिन लेती है वो सारे सेल्स को जो है हील अप करने के लिए। और उसके बाद जो है पेशेंट जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता रिकवरी पे आ सकता है। और ये जो इंजेक्शंस हैं इसको हम बूस्टर डोज़ भी दे सकते हैं, इसको 6 वीक्स में 1 महीने के बाद दोबारा भी इंजेक्ट कर सकते हैं। और जनरली हमारे प्रैक्टिस के अंदर हमने ये देखा है कि जो है एक इंजेक्शन के बाद पेशेंट बिल्कुल 20 से 30% तक रिलीफ फ़ील करता है। फिर दूसरा भी इंजेक्शन लगाते हैं, तीसरे इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद तकरीबन जो है ये 80 to 90% जो है उसकी कंप्लेंट्स और उसकी सारी जो मसले मसाइल हैं वो ठीक हो जाते हैं। अब ये जो ड्राई आइज़ हैं ये एक बहुत बड़ा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है। अब साइकोलॉजिकल ये है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। अब मैंने कई अपने पेशेंट्स देखी हैं जो अपनी क्वालिफ़िकेशन कर लिया, पढ़ लिया, पढ़ने के बाद प्रैक्टिकल लाइफ में सिर्फ इसलिए नहीं आ सकती कि उनको ड्राइविंग लाइसेंस। या कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो बड़ी एज की उम्र के हैं, तो जो अपनी जो उनकी प्रोडक्टिव लाइफ है, सोशल कम्युनिटी के अंदर जो प्रोडक्शन जो भी कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो उसमें वो सही तरीके से जा नहीं सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें आजकल जो है वो पीआरपी को हम बड़ा स्ट्रेस कर रहे हैं और पीआरपी थेरेपी बड़ी इफ़ेक्टिव है। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? इसके साइड इफ़ेक्ट्स कुछ भी नहीं है। साइड इफ़ेक्ट इसमें ये है कि पेशेंट अपना ब्लड लेना है और उसमें पेशेंट के उसी को इंजेक्ट करना है। और पेशेंट को बस एक खौफ सा होता है कि पता नहीं एक तो इंजेक्शन का मसला है और फिर उसके बाद जो है मुझे साइड इफ़ेक्ट्स ना हो जाएँ या कुछ नहीं हो जाए। तो हमारे लिए डॉक्टर हैं हम, हमारे लिए 2 सवाल बड़े मुश्किल होते हैं जवाब देना। एक तो जी हर सवाल का कॉम्प्लिकेशन क्या है? कोई भी हमने कह दिया उनको कि जी आपकी ये सर्जरी होगी, ये प्रोसीजर होगी, तो मरीज़ जो है वो फ़ौरन इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी? और दूसरी जो है वो मुश्किल सवाल जो हमारे पर ये होता है कि जी इसकी गारंटी क्या है? अब वो कॉम्प्लिकेशंस का मैंने बता दिया कि इसमें कॉम्प्लिकेशंस कोई नहीं। और गारंटी जो है वो ये है कि सारे मरीज़ ठीक हो रहे हैं इसमें और ठीक होते भी हैं। इसकी बड़ी एक साइंटिफिक बेसिस है और इस वजह से इसको ज़रूर ऑप्ट करना चाहिए।